इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में राजकुमार शाह जी के निर्देशन में जो ये कार्यक्रम हुआ, इसमें हमें अपनी संस्कृति की पूरी झलक प्राप्त हुई। और इसके साथ साथ तीनों दिन 3 विभिन्न रंग हमने थिएटर के, नाट्य के, मंचन के हमने देखे। और मुझे लगता है कि हमारे समाज को आज इससे बहुत ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। और अधिक से अधिक हम लोग जब तक इन सब भावनाओं को समझेंगे नहीं, जिस तरीके का आज जो वातावरण है उसमें यदि इन सब भावनाओं को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से कटते जाएंगे। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोगों को देखने मिला। इसके लिए राजकुमार शाह जी और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। किसी का सबसे कठिन है अपने सतीत्व की रक्षा का माना जाता है, परंतु ये सामाजिक आचार पुरुषों को नहीं है। सार्वजनिक नियमों का पालन करना किसी एक का कर्तव्य नहीं, वरन पूरे समाज का दायित्व है। तब नारी के शील भंग का उत्तरदायित्व केवल स्त्री का धर्म कैसे हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम देवव्रत है। मतलब इट वाज सो मेस्मराइजिंग, मतलब आई कुड नॉट बिलीव कि मतलब इस टाइप का प्रोग्राम आज के दिन में चला। क्योंकि मैं बहुत दिन पहले एनएसडी का एक ड्रामा देखा था, इट वाज रियली आज उस क्वालिटी का मेरे को यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। मैं जो नाट्य समाज है वो बहुत बधाई देता हूँ इस तरह का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और जो मैसेज भी था वो मैसेज भी एक हमारे लिए सीखने वाली बात थी कि किस तरह का हम एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कहाँ हम पहुंच रहे हैं। आगे वाला पीढ़ी को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं ये ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे कलाकार को मेरे तरफ से हार्दिक सरकार की योजना है CFPG, उसके अधीन कुछ देश भर में 1000-1200 संस्थाओं को वो प्रत्येक 4-6 महीने में कुछ ग्रांट देते हैं और देश भर में उससे वो कलात्मक प्रोन्नति का काम करना चाहते हैं, सोशियो कल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। उसी के स्कीम के तहत जो है हमें ये सहायता प्राप्त हुई। चरण रज दे दो प्रभु जी राम, चरण रज दे दो प्रभु श्री राम। हे मेरे दादा राम, युगों युगों तक आपकी कीर्ति मानव जीवन को मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहेगी। समाज से निष्कासित और पति से प्रत्यक्त एक अबला जो वर्षों से अपने उद्धार की राह ताकती रही, उसे आपने अपने पुण्य का भागी बना दिया। इतने वर्षों तक जिसे समाज में था, उसे आपने फिर से समाज में सम्मान दिया। संपूर्ण नारी जाति पर आपका ये उपकार युगों युगों तक अमर रहेगा। पितृसत्तात्मक समाज में नारी को सबल बनाना आप ही का पुरुषार्थ हो सकता है राम। अंग्रेजी बात बोलने वाले कोई
दूसरे से अनुरोध है कि आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे। धन्यवाद। अब अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज की नाट्य प्रस्तुति समूह कला संस्थान की हंसुली। नमस्कार। आज आप सबके आगमन से दिल में इतना हर्ष, इतनी सुकून और इतनी खुशी मिल रही है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। प्रणाम करता हूँ आप सबको। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है ना आपसे। अब आपको तो पता ही है कि पहले हम सब दादा दादी के साथ बैठकर कितनी कहानियां सुना करते थे। परिवार के साथ बैठ करने, कहानियां कहने और सुनने का जो सिलसिला था ना भैया, उसके आगे दुनिया का सब आनंद फीका है। उन कहानियों की याद बहुत सताती है। कितने अलग थलग पड़ गए हैं अब। पहले रोज रात को खाना खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य
जब कहानियां सुनने बैठते थे तो कितनी बातें होती थी। परिवार के साथ बैठकर सुनी गई ये कहानियां ऐसा सावन होती थी जो हम सबको प्यार और नैतिकता का पाठ पढ़ाकर हमारा मन साफ करती। मगर आज एक ही घर में रहते थे, कितने अलग थलग पड़ गए हम अब। और रही सही कसर इस ससुरे मोबाइल ने पूरी कर दी। सामने से गुजरते हुए भी मुस्कुरा कर नजरें नहीं मिलाते, रिश्तों में गर्माहट क्या खाक बचेगी। अब देखिए, इस मोबाइल से याद आया कि आपसे एक विनती करें। अगर आज थोड़ी देर के लिए आप अपनी जेब में पड़े इस यंत्र को स्विच ऑफ कर लेंगे तो आज की कहानी का आनंद दुगना हो जाएगा। वैसे तो बहुत लोग स्विच ऑफ ना करके थरथराहट मोड में लगा के काम करते हैं, पर किसी का फोन आ ही जाए तो अब कलाकार का ध्यान तो भंग हो ही जाता है ना। कहने का मतलब ये कि आज हमारे और आपके बीच ये मोबाइल ससुरी बाधा न बने तो आज की बदकही का मजा आ जाएगा। बदलते समय की दौड़ भाग में अपनों के साथ मिल बैठने का समय न निकालना बहुत अखरता है साहब, बहुत अखरता है। इसीलिए आप सबको सामने पाकर खुशी से थोड़ा पगला सा गया हूँ और ना जाने क्या आए बाएं बके जा रहा हूँ। आज फिर हम और आप बैठकर एक कहानी करेंगे। एक बात बताऊं भैया, माँ की बहुत याद आ रही है। आपको याद है आखिरी बार कब हमने माँ के साथ बैठकर कहानी सुनी थी? खैर, अब तो जिंदगी ही कहानियों का पुलिंदा बनकर रह गई। इसीलिए क्या खूब कहा है, जिंदगी कहानियां कहती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनती है। अच्छा देखिए, आज पहले मैं कहानी कहूंगा। ठहरिए, जरा दीपक जला लीजिए। तो मैं कहानी की बात कह रहा था। मेरे घर के पास ही एक स्थान है मार्टर। वहीं पर मेरे एक पड़ोसी मित्र अध्यापक है अखिलेश बाबू। आइए आज उन्हीं की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गांव में रहने वाले लोगों में एक परिवार, बांके लाल और माया देवी, साथ में बांके की माँ चिंता देवी भी थी। तो आइए ले चलता हूँ आप सबको अपनी कथा के उस गांव में। आज उस गांव में होली है, होली है।
फागुन के उड़ते रंगों के बीच बातों के फव्वारों की मार तो परिहास के लिए होती है, पर इससे कभी कभी रंग में भंग भी पड़ जाता है। अब माया और शीला के बीच ननद भौजाई की बदकरी में कही गई बात मजाक थी या नहीं, ये तो शीला ही जानती है।
पर माया को ये बात बिल्कुल नागवार लगी। हंसुली सिर्फ एक आभूषण ही नहीं, वरन परिवार की सत्ता का सूचक भी है और अपनी सत्ता चलाना किसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ग्रामीण परिवारों में घर की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली हंसुली को प्राप्त करने के लिए घर की बहुएं लालायित रहती हैं। साथ ही आभूषण के प्रति तो महिलाओं का आकर्षण होना एक स्वाभाविक बात है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए माया अपनी ननद की बात से परेशान होगी कि कहीं शीला सचमुच हंसुली को हथिया न ले। उसके कानों में शीला की कही बस यही एक बात गूंज रही। देख लेना भाभी, मैं मार की हंसुली तो अब लेकर ही रहूंगी। रात को बाके जब खाना खाने बैठा तो माया ने बाके से कहा, देखो तुम्हारी बहन यहाँ माँ को देखने कब और माँ की हंसुली पानी की फिराक में ज्यादा आती है। वह स्वभाव की लड़की है, वो ये कैसे बोल रही है कि मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। तुम अनायास ही परेशान हो गई हो। शीला का स्वभाव बचपन से ही मजाक किया रहा है, उसने तुम्हें तंग करने के लिए मजाक में कह दिया होगा। और शीला एक तरह से तो ठीक ही कह रही है। हंसुली हमारे परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है और शीला इस घर की बेटी, तो इस लिहाज से हंसुली पर उसका भी तो हक बनता है। शीला इस घर की बेटी जरूर है, पर ये मत बोलो कि अब उसकी शादी हो गई है। यहाँ का रिश्ता केवल रिश्ता तक ही रखें तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आना जाना बंद कराए ना, मुझे चुटकियों में आता है। और हाँ, इस रिश्ते में पारिवारिक संपत्ति की लेने की बात बेमानी है। शीला का रिश्ता यहाँ मां को निकलता है और यही तक रहे तो ठीक है, नहीं मजाक गंभीर बातों में अच्छा नहीं लगता माया। मजाक मजाक ही रहे तो ठीक है। मजाक, वाह, बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं भाई बहन मिलकर। तो क्या मुझे भी इस बात को मजाक समझकर भूल जाना चाहिए? ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। लग जा सासू माँ के पीछे, जैसे भी हो उन्हें खुश कर, नहीं तो तेरी हंसुली। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माया हर समय इसी प्रयास में रहती कि कैसे अपनी सास को अपने पक्ष में कर सके। समय यूं ही बीतता रहा। माया ने लंबे समय तक संघर्ष किया कि उसकी सास चिंता हंसली उसे ले दे, पर चिंता कस से बस न हुई। समय का पहिया चलता रहा। शामें बीतती गई, दिन ढलता रहा, समय कहाँ कभी रुकता है, सब उसके आगे झुकता है। मौसम बदले, गाँव बदले, चाहे बदली पूरी शहर, चलता रहता वो हमेशा अपनी ही मनमर्जी पर। बादल भी रास्ता बदले अपना, पेड़ भी पत्ते बदले अपना, पर कोशिश माया ने ना छोड़ी। क्या पूरा होगा उसका सपना, समय का पहिया चलता रहा। शामें बीतती गई, दिन ढलता रहा। माया की उन कोशिशों के बाद भी चिंता ने तब तक हंसली उसे नहीं दी जब तक उसका शरीर और दिमाग उसके नियंत्रण में रहा। माया अपनी कोशिश में लगी रहती, पर उसकी सास पिघलने को बिल्कुल तैयार ना थी।
समय का पहिया चलता रहा, शामें बीतती गई, दिन ढलता गया। कुछ दिनों बाद एक बदलाव आया। घर में खुशियों को साथ लाया। आंगन में माया की बारी, नई किरण की सूरज की। पुत्र दुख और पुत्री के लगती बहन नरसी। आपके माया को चिंता की, खुशी का रात दिखाया रहा। शामें बीतती गई, दिन ढलता रहा। समय का पहिया चलता रहा। माया के तीनों संतानों से घर खुशियों से भर गया। पोते गौरव और चंदन तथा पोती नंदा के साथ चिंता का मन खूब लगने लगा। इधर माया ने कर्तव्य निष्ठा के साथ घर गृहस्थी संभाल ली, तो उधर चिंता भी माया से प्रसन्न रहने लगी। पर हंसली तो अब भी चिंता के ही पास थी।
आज जाकर कहीं पूरा हुआ। बहुत देखभाल और सेवा के बाद भी चिंता की तबीयत खराब रहने लगी। वो रुकने वो चले और फिर एक दिन उसका देहांत हो। वाक़े के परिवार में हंसुली अब माया के पास है। उसकी प्राप्ति के प्रयास में माया को किए अपने संघर्ष का एक एक दिन याद आता, और याद आता वो दिन जब उसकी संतान के जन्म से उसकी राह कुछ आसान हो चली थी। यादों का खुशनुमा पल उसकी आंखों के आगे कुछ यूं तैर जाता मानो आज की ही बात हो। Bye.
नंदा अब जवान हो गए हैं। घर में दोनों बेटों के विवाह की तैयारी हो गई। बच्चों की घर गृहस्थी बस जाए और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, इसी मंशा से घर पर आ रहे रिश्तों में से रिश्ता पसंद करके बाकी ने गौरव और चंदन का विवाह कर दिया। घर में दो दो बहुएं आ गई। बड़ी बहू लीला और छोटी बहू मंजू घर का सारा कामकाज देखने लगी। दोनों बहुओं की भी आपस में अच्छी पटरी बैठ रही थी और नंदा भी दोनों भाभियों से काफी घुल मिल गई। घर का माहौल खुशनुमा है, पर क्या कहे महोदय, ये वक्त भी ना अजीब चीज है, क्या क्या खेल दिखाता है। वो कहते हैं ना कि वक्त अपने आप को दोहराता है, तो भैया वक्त वक्त की बात, अब वक्त तो चलता है, वक्त बदलता है और वक्त के साथ हर शय बदलती रहती है। अब देखिए ना, वक्त तो कभी बाबू मोशाय के रूप में राजेश खन्ना का रहा है, तो कभी विजय के रूप में अमिताभ बच्चन का। बीते 110 वर्षों में भारतीय समाज और चरित्र को गढ़ने में एक खास वक्त हमारे हिंदी सिनेमा के श्वेत श्याम फिल्मों का भी रहा। भले ही हमारी ये फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी जनाब, लेकिन जीवन के किसी भी रंग से अछूती नहीं रही और इतना वक्त बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे दिलो दिमाग पर वैसा ही असर बनाए हुए है। याद कीजिए अपने राज कपूर साहब। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया। ताने बाने से पूरे जीवन में जहाँ कहीं गम का वक्त होता है तो कहीं खुशियों की लौ भी चलती है। बदलते वक्त के साथ साथ जब तकनीक ने हमारे जीवन में पसरना शुरू कर दिया तो जीवन के जिन रंगों की कहानियां हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में देखा करते थे वो भी रंगीन हो गई। अपने जमाने की शानदार निर्देशन, भव्य सेट और बेहतरीन संगीत के लिए सफलतम फिल्मों में याद की जाने वाली 1960 में बनी मुगले आजम अथक परिश्रम से 2004 में पुनः रंगीन संस्करण में पेश हुई। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये कहते हुए अपने कहानी को दुनिया के सामने पेश करने वाले के आसिफ साहब को सलाम करता हूं।
वक्त ही आदमी को बनाता है और वक्त ही आदमी को बिगाड़ता है। अब देखिए, वक्त की बात करते करते याद आया कि 1965 में वक्त नाम की एक फिल्म भी आई। वक्त की मार से अलग हुआ एक खुशहाल परिवार फिर से जुड़ने की कोशिश में कई परीक्षाओं से गुजरता है। वक्त की अहमियत को बताती इस फिल्म में संगीतकार रवि की संगीत का जादू पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पे था। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अरे अपने बलराज साहनी साहब, अरे मेरी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझमें कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे मेरी कभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझमें कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये रोटियां ये बात कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी क्या तमाशा बना रखा तुम लोगों ने? जाओ भागो अपनी टीम में जाओ। अरे हेलो, देखा आप लोगों ने साहब, बहकने का वक्त मिला नहीं कि बहक गया। तो मैं वक्त की बात कर रहा था। अब माया को चिंता से हंसुली पानी की जो जद्दोजहद थी वो तो कुछ भी नहीं थी जनाब। अरे माया तो घर की इकलौती बहू थी ना, पर अब तो घर में दो दो बहुएं आ गई। क्या लगता है आपको, क्या भविष्य में सब कुछ आसानी से निपट जाएगा? खैर छोड़िए, अब ये बात भी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो बाकी और माया की चिंता नंदा के ब्याह को लेकर है। माया, अब हमें नंदा के ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं यही सोच रही थी। ब्याह के लिए लड़का ढूंढना तो मैं शुरू कर देता हूँ, अरे मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि नंदा के ब्याह में होने वाले लेन देन और खर्च को कैसे पूरा करूंगा। हमने तो अपने बेटों की शादियों में दहेज नहीं लिया, लेकिन समाज हमारे जैसा नहीं है माया। देखो जी, इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी जितनी हैसियत है वो वैसी शादी ढूंढ रहे हैं। हम अपनी शादी के अनुसार शादी ढूंढेंगे। और हाँ, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है, बस मुश्किल उन लोगों तक पहुंचने की है। अगर शादी के खर्चे में कुछ नरम गरम पड़ेगा तो अपनी हवेली देख लूंगी। खर्चे का भार कुछ तो कम हो ही जाएगा। ठीक है माया, मेरी भी यही कोशिश है। अब आगे तेरी इच्छा। माँ जी, चाय। बहू, हम लोग नंदा की शादी की बात कर रहे थे।
चाय का प्याला रखा, अपने सास की बात सुनी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। शायद वो हसूली बेचे जाने की बात से मने मन खिन्न थे, सो उसने नंदा की शादी की बात में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके चेहरे की भाव भंगिमा से उसकी नाराजगी साफ जाती थी। मन में असली प्राप्ति के लिए होने वाले यज्ञ की योजना पर विचार करते हुए वो मंजू के पास पहुंचे। क्या हुआ दीदी, कोई बात है क्या? मंजू, हम दोनों सास ससुर की माता पिता की तरह सेवा कर रहे हैं। क्या इसीलिए कि वो हमारी पुश्तैनी संपत्ति को बेच डाले? आप इतना झल्ला क्यों रहे हैं दीदी? आखिर बात क्या है, ये तो बताइए। मंजू, खानदान की निशानी हसूली को बेचने का प्रबंध किया जा रहा है। क्या? हाँ मंजू, हसूली को बेचकर नंदा की शादी के दहेज को पूरा करने की तैयारी हो रही है। तुम नहीं जानती मंजू, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते पैतृक निशानी हसूली पर सिर्फ मेरा अधिकार है, और मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझसे मेरा हक छीने। दीदी, आप अपने हक की बात तो करें, पर गुस्से में शायद आप ये भूल रही हैं कि मैं भी किसी घर की बहू हूं। जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। देखो मंजू, पैतृक संपत्ति में तुम बराबर की हिस्सेदार हो सकती हो, पर हसूली हमारे घर के पैतृक परंपराओं की निशानी है, और रीति के अनुसार इस पर सिर्फ बड़ी बहू का हक होता आया है। इसलिए हसूली के हिस्से को लेकर तुम्हें कोई तकरार नहीं करनी चाहिए। तकरार तो आप करेंगे दीदी, मैं तो समझौते की बात कर रही हूँ। इस घर की हर पुश्तैनी संपत्ति के साथ साथ हसूली पर भी मैं अपना हिस्सा लेकर आऊंगी। मंजू, मंजू, तुम तो जानती हो जिस तरह से माँ जी उनकी सासू ने ये पारिवारिक के दरबार में हसूली उन्हें सौंपा था, वैसे ही माँ जी उन दोनों में से जिसे भी हसूली सौंप देंगी हम स्वीकार कर लेंगे। क्यों? हाँ दीदी, क्यों नहीं? हाँ दीदी, क्यों नहीं? अरे मेरी प्यारी भाभी हो, हसूली को लेकर अपना खुद क्यों जला रही हो? जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक हसूली किसी को भी ना रहने दूंगी। ना कटेगा बात और ना रहेगी बांसुरी। लो, ले लो बराबरी का हक। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी का मतलब तो समझती हो ना? नंदा को तो मैं देख लूंगी। अभी जुम्मा 4 दिन बीते आते के दांत जमे हुए। इसके भैया से कहकर वो डांट खिलवाऊंगी कि सारी हंसी भूल जाएगी। और रही बात हसूली की, तो लगता है मुझे हरकत में आना ही पड़ेगा। छोटी हो तो छोटी की तरह रहो, मेरी सास बनने की कोशिश ना करो। तो आप कहना क्या चाहती हैं? हसूली पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये तो समय ही बताएगा मंजू। ठीक है, फिर यही से मेरी जिंदगी का एक सपना, मेरी जिंदगी का एक सपना, हंसनी तो है खलबत अपना, हंसनी तो है खलबत अपना।
लीला और मंजू की वर्षों से चली आ रही देवरानी जेठानी के प्रेम में खटास पड़ता है। साथ ही कहानी में एक और पेच पैदा हुआ। अब अभी तक तो लड़ाई दोनों बहुओं लीला और मंजू के बीच में थी। अब ये नंदा के बीच में कूद पड़ने से लड़ाई त्रिकोणी हुई। और भैया नंदा का हाल तो ये कि न खेला दे खेल बिगाड़ा। मोदी कि हंसुली ने लीला की ने मंजू की, खुद तीसरा परीख बनकर मैदान में। रात को जब सब सोने चले गए तो इस लड़ाई की थर्ड पार्टी मेंबर यानी कि नंदा आज की लाइव रिपोर्ट पेश करने माँ के पास गई और बोली, लाओ माँ तुम्हारे पैर दबा दूं? नहीं बेटा, पैर दर्द नहीं कर रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों सर में थोड़ा दर्द है। अच्छा, तो लाओ सर ही दबा दूं। आज तुम्हारी ये तो लेकर दोनों भाभी में काफी झगड़ा हुआ है। मुझे भी इस बात का कुछ आभास है नंदा। यही सब सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा है। मुझे तो लगता है भाभी को भी कोई परवाह ही नहीं है। बस तुम्हारी हंसी तो नजर आ रही है। ना जाने इसकी नजर लग गई है घर को लिया। नाजी को नजर आता है। अपनी हंसी से घर किस ना दे। मुझे सोने देने का सर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। माया के सिर का दर्द अब रोज की बात है। या यूं कहें कि दर्द तो अब अस्थायी रूप से रहने लगा। हालत बिगड़ता देख बाके ने माया से कहा, माया चलो अस्पताल चलकर दिखा लेते हैं। अस्पताल में देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए इनके सर के नस की स्वेलिंग बढ़ गई है, मर जाए तो
डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज तो होगा। हाँ देखिए, इस हालत में तो ऑपरेशन करना ही एक बेहतर रास्ता है। आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें एडमिट करवा दीजिए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? अरे यही कोई 1 लाख के आसपास मानकर चलिए। 1 दिन की दवा लेकर बाकी गांव वापस आ जाए। पैसों के लिए बेटों से बात की, पर कोई खास इंतजाम हो न सका। अंततः माया से बोला, माया ये हंसुली उतार कर मेरी तो तुम्हारी इलाज नहीं है। नहीं, हंसुली तो नहीं होगी। ये मूर्खों की छाती है। इसे दबा दूंगी तो चैन से जी ना सकूंगी। क्या के लिए 75,000 रुपए जुटा रखे हैं। सिर्फ पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी लक्ष्मी साहूकार के आगे में बाकी पैसों का इंतजाम कर दूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी असली केस थोड़ी गिरा। ठीक हो जाऊंगा। इस बार की पैसा भेजकर मैं तुम्हारी असली छुड़वा और ये फिर से तुम्हारे गले की बसूंगी बढ़ाएगी। माया का ऑपरेशन भगवान कृपा और आप सबकी दुआओं से सफल रहा। अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। माया ठीक हो गई। सुबह उठते ही माया ने बाके से कहा, अब मेरी हंसुली छुड़वा लो। बाके ने कहा, हाँ माया, मैंने भी यही तय किया है। आज गेहूं की फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे साहूकार का कर्जा चुका दूंगा और तुम्हारी हंसुली वापस लेता आऊंगा माया। शाम को माया की हंसुली उसके हाथ में।
माया के लिए हंसुली से बढ़कर कुछ भी नहीं। समय अपनी गति से निर्बाध चलता रहा। नंदा की शादी भी ठीक ठाक। नंदा के लाख चाहने के बाद भी माया ने हंसुली उसे नहीं दी। नंदा के ससुराल जाने से लीला थोड़ी आश्वस्त हुई कि चलो अब तो माँ जी हंसुली उसे ही देंगी। ऐसे में एक दिन अपनी पोजीशन सुरक्षित रखने के प्रयास में लीला ने मंजू से कहा, मंजू यदि हंसुली के बदले में तुम कुछ चाहती हो तो बता देना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिर तुम मेरे रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। ये अदला बदली मैं नहीं चाहती। हंसुली पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। मुझे मेरा बराबर हिस्सा चाहिए बस। बस बहुत हो गया। इतने दिन से शरारत दिखा रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा है। आप बात करके देख लो। अगर जल्दी ही कोई हल नहीं निकला तो मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। फिर न कहना कि मेरे घर की इज्जत। बस करो मंजू, मैं बात करता हूँ पिताजी से। या देवी सर्वरूप बाबूजी, वो अम्मा की हंसुली के कारण बड़ी दिक्कत आ रही है। मंजू और भाभी के बीच कई बार कहासुनी भी हो चुकी है। भाभी अपने अकेली चिपकाए बैठी हैं तो मंजू भी अपने हिस्से के लिए कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आए दिन होने वाले झगड़ों से बात आस पड़ोस में भी फैलने लगी है। घर की क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी? ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा से बात करूंगा। माया, माया, तुम्हारी हंसुली पाने को लेकर दोनों बहुओं की लड़ाई अब घर के बाहर जाने लगी है। तुमने हंसुली का उत्तराधिकारी का चयन किया या नहीं? इसमें चयन करने वाली कौन सी बात है? चयन के अनुसार इस घर पर बड़े बहू का। पर मंजू भी तो इस घर की बहू है, तो इस लिहाज से हंसुली पर उसका भी तो हक बनता है। देखो जी, बाप दादा के जमाने से जो होता आया है उसके अनुसार घर के रीति रिवाज बड़ी बहू निभाती आई है। सो पहला हक तो उसी का बनता है। यही इस घर की परंपरा रही है। यार, जमाना बदल गया है और मंजू भी मानने वालों में से नहीं है। झगड़ा और बढ़ा तो घर की इज्जत सड़क पर आ जाएगी। आप कहीं
छोड़ो मुझे। मैं गुस्से में ऐसा बोल गया। बात तुम्हारी ठीक है माया। माया, अब अपने कलेजे पे पत्थर रख लो। अब तो उसका नखरा मत है। मंजू, तुझे क्या पता आसमान पर कोई बारिश नहीं है? अरे मैंने बात किया है दादी से, कुछ दिन तो सब्र करो। ये सब बहाने हैं बुढ़ो के। अब इस घर में मैं एक साथ नहीं रह सकती। जब तक मुझे मेरा आधा हिस्सा घर, खेत तथा आसुरी मिल नहीं जाती, तब तक मैं अनुचल ग्रहण नहीं करूंगी। मंजू ने धमकी देकर बंटवारे की मांग की। जब तक मेरा आधा हिस्सा घर, खेत तथा असली मिल नहीं जाती, अब वो अपना हिस्सा अलग किए बगैर कतई साफ नहीं हो सकती। बाकी और माया के बहुत समझाने पर भी मंजू नहीं मानी। घर के अंदर की बात बाहर ना जाए, इस लोक लाज को त्याग कर बाकी और माया ने निकट के पारिवारिक मित्रों को बातचीत में शामिल करने की कोशिश की कि कुछ हल निकल जाए, पर मंजू अपनी जिद पर अड़ी रही। जब कोई रास्ता श्रेष्ठ न रहा तो मामला पंचायत में आ पहुंचा। बाकी और माया खून का घूंट पीकर रह गए और करते भी क्या। उनके द्वारा बसाए और संवारे गए घर के दो टुकड़े होने की घड़ी आ पहुंची। आज के पंचायत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं प्रधान जी से अनुरोध। प्रधान जी, प्रधान जी, अरे ओ प्रधान जी। अरे देखिए, कथा के प्रवाह में तो मैं भूल ही गया कि प्रधान की भूमिका भी मुझे ही अदा करनी है। क्षमा करिए, आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बंधु, पंचायत की कार्यवाही आरंभ की जाए। प्रधान जी एवं ग्रामवासियों, श्री ठाकुर जी का स्मरण कर आज की कार्रवाई आरंभ की जाती है। आप कहें तो सभा को दरखास्त पढ़कर मामले से अवगत करा दिया जाए। हाँ महाराज, अब वैसे तो इस मामले को पूरा गांव जानता है, लेकिन कार्यवाही की दृष्टि से यही ठीक है कि आप एक बार शिकायत पत्र का ब्यौरा पढ़कर सबके सामने रख दें। जैसी आपकी आज्ञा। श्री बाकेलाल व शंकरलाल एवं श्रीमती माया देवी के दोनों पुत्रों श्री गौरव कुमार और चंदन कुमार ने पंचायत से मांग की। उनके पिता की संपत्ति का बंटवारा कर उन्हें अलग कर दिया। बंटवारे के विवाद के कारण घर में कलह बढ़ता जा रहा है। दोनों बहुएं साथ रहने को किसी भी दशा में तैयार नहीं है। अतः गौरव कुमार और चंदन कुमार चाहते हैं उन्हें उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया। तो ठीक है, पंचायत को कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए चाहती है कि गौरव और चंदन अपना अपना पक्ष रखें। प्रधान जी, पूरी बात पंचायत के सामने भोला काका बता चुके हैं। अब हम भाइयों का गुजारा एक साथ संभव नहीं होगा।
इसलिए हमारा बंटवारा कर दिया जाए। हाँ प्रधान जी, हम भी यही चाहते हैं। अब हमारा बंटवारा हो ही जाना चाहिए। अरे भाई, जब दोनों पक्ष यही चाहते हैं तो इसमें दिक्कत किस बात की है? पंचायत को इनकी जायदाद के 2 बराबर हिस्से कर दे, हमको कर दिया जाए। क्यों भाइयों? अरे चुप रहो। बात जब पंचायत में आ गई है तो बंटवारा भी हो ही जाएगा। पर क्या सुलह की एक कोशिश नहीं होनी चाहिए? क्यों भाइयों? सुलह का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे तो मुझे कौन सी सुलह की दरकार पड़ी है? और तुम्हें भी या मेरी क्या जरूरत? जब थी तब भाई आगे आगे पीछे तो मिला घुमा करते थे। कोई ऐसा नहीं किया है आपने मेरे ऊपर। जो भी मेरे लिए खर्च किए वो इसी घर के थे, और उस पर भी मेरा वही अधिकार है जो आपका। कोई अपने ससुराल चला कर धन नहीं उठाते मेरे ऊपर। अब हाथ से आगे आगे जा रहे हो तुम। बस इतने में ही बिल आ रहे भैया। अरे अभी जुबान खोली कहाँ है मैंने आपके करतूतों की? क्या मुझे पता नहीं कि पिछले साल फसल की बिक्री क्यों कम बताई गई थी बाबू जी को? और दूसरे दिन पाकिस्तान में निकाली जाएंगे यही तरह ही थी। झूठ, सरासर झूठ है ये। अरे तुम्हारे जैसा घटिया इंसान घटिया बात ही सोच सकता है। फसल के पैसे इसलिए कमाए थे क्योंकि पैसे मां के इलाज में भी खर्च हुए थे। और खेत में कटनी मैं करता हूँ, तुम्हारी तरह घंटे पे घंटे काम करने का दिखावा करने से अनाज नहीं पैदा होते। और वो भी तुम बस अपना आदाय सरकाने के लिए करते हो। और रही बात तुम्हारे भाभी की कान की बाली की, तो वो इसके मायके से उपहार में मिले थे। मैं तेरे तरह चोर नहीं हूँ जो दौलत से चुरा कर तुमको अपने आता हूँ। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जुआरी हूँ। और नहीं तो क्या? उस बेचारा सास वाला खत्म कर आते हो। भगवान के लिए मत करो। जाने कौन से बाप की ये जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब अपने पुरखों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? प्रधान जी, मेरी आपसे हाथ छोड़ कर मेरी जायदाद और जो भी जमा पूंजी है उसे गौरव और चंद्र में आधा आधा बांट दीजिए दोनों को। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका दुख भली बात समझता हूँ बाकी जी। बरगद की छांव में लगे हुए पौधे में जब शाखियां आ जाती हैं तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसे छांव की जरूरत हुई। वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगता है कि अपनी जड़ें काटने लगता है। अब आप इसे अपने भाग्य का लेखा समझकर स्वीकार कीजिए। शेष चिंता की कोई बात नहीं है। अरे हम सबके रहते आपको इस गांव में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बंधु, पंचायत ने सोच समझकर घर और बाकी संपत्ति के 2 बराबर हिस्से कर दिए हैं। भोला जी, आप बंटवारे का ब्यौरा पढ़कर सुना दीजिए। महोदय, पंचों ने भली बात समझ बूझकर खेत और घर के 2 बराबर हिस्से कर दिए। उसके ब्यौरे के कागजात तैयार हैं, जिसके अनुसार 22 बीघा 3 बिस्वा खेत दोनों भाइयों के हिस्से में आए, जिसकी चौहद्दी कागजात में उल्लिखित है। इसी प्रकार घर का पूर्वी हिस्सा गौरव कुमार और पश्चिमी हिस्सा चंदन कुमार को दिया जाता है। घर के शेष सामानों को भी दोनों भाइयों में उनकी सहमति से बांट दिया गया।
तो फिर दोनों पक्षों से हस्ताक्षर करा लिए जाए। क्षमा करें पंचों, मुझे कुछ कहना है। अभी तो सिर्फ घर और खेत का बंटवारा हुआ है। हमारी पुश्तैनी संपत्ति में अभी असली का फैसला होना बाकी है। विवाह के समय से ही घर के सारे रीति रिवाज निभाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी उठा रही है। इस नाते असली पक्ष लीला का बनता है। ऐसा कैसे हो सकता है? असली हमारे घर की पैतृक संपत्ति है, तो उस पे हम दोनों भाइयों का बराबर हक है। असली लीला भाभी कैसे अकेले हड़प सकती है? हड़प नहीं रही हूँ मैं। जब घर के परंपराओं को निभाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो उन परंपराओं की निशानी असली भी मुझे ही मिलनी चाहिए। पीढ़ियों से ही होता है इस समय। हाँ, पर हसूली इस घर के पुरखों का आभूषण है। परंपरा के नाम पर आप इसे अकेले नहीं नकार सकती। चंदन, मंजू से कहता जुबान संभाल कर बात करे बड़े से। तो आप ही क्यों नहीं समझा लेते भाभी को कि ज्यादा धौस न जमाए बड़े होने का? अच्छा, तो आज मैं धौस जमा रही हूँ। जब घर की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, तो बड़ी होने के नाते मुझे आगे कर दिया जाता है। हरी जिम्मेदारी, चूल्हा चौका, घर का काम काज मैं करूँ। आप बैठकर परंपराओं के नाम पर कुछ पूजा पाठ क्या कर लेते हैं? बड़ी जिम्मेदारी हो गई है दीदी जी पर। मंजू, मेरा उपहास करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरा वाजिब हिस्सा चाहिए बस। तो सिर्फ मेरा है, और देखती हूँ तुम उसे कैसे लेते हो। मैं भी देखती कैसे मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलता। बंद कीजिए आप लोग अपनी हरकतें। परिवार, परंपरा और रिश्ते, ये शब्द अच्छे नहीं लगते तुम लोगों के मुंह से। परिवार और परंपरा के रिश्तों की गरिमा का कोई मतलब है तुम सबके लिए? अरे बदलते समय की रफ्तार में ढल गए हो ना तुम सब, इसीलिए हंसुली में भी तुम्हें सिर्फ उसकी कीमत दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। बंधुओं, पंचायत का धर्म है न्याय करना। अतः हिस्सेदारी के आधार पर अब हमें हंसुली के भी 2 टुकड़े कर दो। नहीं, मेरी एक विनती स्वीकार करने का उद्धार हंसुली से माया का भावनात्मक लगाव है। उसे मेरी मां ने हंसुली के समय घर की परंपरा और संस्कार को सहेज रखने की जिम्मेदारी दी। हंसुली माया के लिए सिर्फ कहना नहीं है प्रधान जी, इसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं आपसे भीख मांगता हूं, हंसुली के 2 टुकड़े कर जीते जी माया को मत मार दिया। संभालिए अपने आप को। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हंसुली के 2 टुकड़े नहीं किए जाएंगे। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकती। न्याय तो तभी होगा जब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। इस पर तो सिर्फ मेरा हक है। बंद कीजिए आप लोग अपनी बकवास। पंचायत पूरी तरह से न्याय करेगी। अन्याय न तो लीला और मंजू के साथ होगा और ना ही माया और बाकी के साथ। अगर लीला और मंजू पंचायत का फैसला नहीं मानते तो जुर्माने के भी भागीदार होंगे, साथ ही हंसुली भी उन्हें नहीं मिलेगी।
आप लोग फैसले के लिए कुछ पल इंतजार कीजिए। पंचायत अपना फैसला कर चुकी है। किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए न तो हंसुली के 2 टुकड़े किए जाएंगे और न ही दोनों बहुओं को इससे वंचित रखा जाएगा। खानदान की निशानी हंसुली पर अधिकार वर्ष में 6 माह के लिए दोनों बहुओं का होगा। वर्ष के पहले 6 माह से बड़ी बहू तो दूसरे 6 माह से छोटी बहू धारण करेगी। अगर स्वीकार हो तो इकरारनामे पर हस्ताक्षर कराई जा सकती है, नहीं तो हमें स्वीकार है प्रधान जी। अब ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। भोला जी, आप इकरारनामे पर गौरव और चंदन के हस्ताक्षर करवा लीजिए। ठहरिए प्रधान जी, मुझे आपत्ति है। क्या हमसे फैसला करने में कोई भूल हुई माया बहन? कृपया अपनी बात स्पष्ट कीजिए। जब बंटवारा हो ही रहा है तो पूरी तरह से होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे खानदान की निशानी हंसुली में बन गई। हाँ माया, बोलिए, आप निसंकोच अपनी बात कह सकती हैं। जब सब कुछ बन ही गया है तो क्या लगे हम इस बात का भी फैसला नहीं होना चाहिए कि बुढ़ापे की उम्र बढ़ रही है और मेरे पति का क्या होगा? हम दोनों कहाँ और किसके साथ रहेंगे? इसका भी फैसला आप ही लोग करते हैं, क्योंकि जो भाई अपने भाई का नहीं हुआ, जो देवरानी अपने जेठानी की नहीं हुई, वो हमारी कैसे होगी? हम दोनों कहाँ और किसके साथ रहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा माया, हमसे बड़ी भूल हुई, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप बताइए गौरव और चंदन, आप में से माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किसी विद्वान ने कहा है, पूत सपूतों का धन संचय, पूत सपूतों का धन संचय। समय के बदलते रफ्तार ने हमें कुछ यूं बदल दिया है कि हम अपने संस्कार खोते जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं जरा भावनाओं में बहकर अपनी भूमिका से बाहर आ गया हूँ। अपने प्रधान की भूमिका अदा कर लूं, फिर आकर मिलता हूँ आपसे। हाँ भाइयों, गौरव और चंदन की चुप्पी ने पंचायत में यह स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें माता पिता का धन तो चाहिए, पर उनकी जिम्मेदारी उनके लिए बोझ है जो ये उठाना नहीं चाहते। तो पंचायत ये फैसला ले रही है कि गौरव और चंदन के हिस्से में आई संपत्ति भी उन्हें तभी मिलेगी जब वो अपनी माँ बाप की देखभाल का भी जिम्मेदारी जिसके घर में रहेगी, माया और माँ के भी 6 माह के लिए उसी के साथ रहेंगे। और इस दौरान इन भाइयों को अपने माता पिता की सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी निभानी होगी। बोला जी, अगर गौरव और चंदन सहमत हो तो आप हस्ताक्षर करवा लीजिएगा, अन्यथा बंटवारे की मांग खारिज समझी जाए। आज के पंचायत की कार्यवाही यही समाप्त होती है।
कही थी ना मैंने आपसे, इस समय के बदलते दौर ने हमें बहुत बदल कर रख दिया है। शायद गलत कह रहा हूं मैं। हम अपनी जड़ों से टूट नहीं रहे, बल्कि अपनी जड़ों से हम कट रहे हैं। आर्थिक उन्नति के मामले में आगे जाने के नाम पर हम उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए दूर चले जाते हैं। आप कहते हैं कि ये समय की मांग है, फिर घर से, रिश्तों नातों से, पारंपरिक रीति रिवाजों से आप और आने वाली पीढ़ी दूर चली जाती है। आप कहते हैं कि आज के जमाने में सब कौन करता है, समय बहुत बदल गया है। आप एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, और कभी कभार यदि खाने के टेबल पर साथ बैठे भी तो एक दूसरे को समय देने के बजाय मोबाइल पर नजरें झुकाए उंगलियां फुलाते हैं। आप कहते हैं ये काम की व्यस्तता है। तो भैया ये सब बातें अब समय समय की बात है ना। फिर एक दिन ऐसा भी आता है, इसी तरह शिक्षा और नौकरी के नाम पर हमारी अगली पीढ़ी हमसे दूर चली जाती है और कभी लौट कर नहीं आती, और कभी कभार यदि आती भी है तो तब जब हम या तो अस्पताल में होते हैं, और कभी कभी तो मुखाग्नि देने भी नहीं आ पाते। जो सबसे नींद हम बनाते हैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं होता। घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। ये भी समय समय की बात है। भौतिकता को पाने की चाह में अपने पराये हो जाते हैं, अपनापन और रिश्ता समाप्त हो जाता है, धन और संपत्ति मुख्य हो गई है, संस्कृति और परंपरा की बात करना मूर्खता मान ली गई है। मूर्खता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो दौर था जब बाबूजी की बातों का हाँ बाबूजी जी बाबूजी के अलावा कोई जवाब नहीं होता था, कोई जवाब नहीं होता था। शायद कोई महत्व न हो मेरे कहन शब्दों का, पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की कि हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। ये भी समय समय की बात है ना। माफ कीजिएगा, संशोधन कर रहा हूं अपनी कई बातों का। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। तो भैया अपनी जड़ों को कसकर पकड़ लो, कसकर पकड़ लो अपनी जड़ों को। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। समय का दौर है